आज के इस वीडियो में हम भारत की शासन प्रणाली, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि शासन प्रणाली कौन कौन सी होती है, किस प्रकार के शासन होते हैं। इससे परिचय अपन करते हैं। एकात्मक शासन। एकात्मक शासन में क्या होता है, सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। राज्य केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो केंद्र उन्हें प्रायोजित करता है। जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो अधिकार देती है, केवल उन अधिकारों का पालन कर सकते हैं। उनके संविधान में राज्यों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए होते। उदाहरण जैसे ब्रिटेन में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। अब देखो संघात्मक शासन। संघात्मक शासन में क्या होता है, इसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एक समझौते का परिणाम होता है। इसमें समझौता टूटने पर राज्य स्वेच्छा से संघ से अलग हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ अगर दोनों संघ और राज्यों के बीच में एक समझौता होता है, उसके परिणाम के स्वरूप राज्य संघ के रूप में रहते हैं। फिर संसदीय शासन प्रणाली, जैसे अगर इसमें संसद सर्वोच्च होती है, राज्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सारे मंत्री। और इसके बाद में एक अध्यक्षात्मक होती है जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। अब भारतीय संविधान की अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान को कहा गया है, वैसे संसदात्मक शासन प्रणाली तो है ही, लोकतंत्रात्मक है, लेकिन अगर संघात्मक और एकात्मक की बात करें तो भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय या प्रबल एकात्मक प्रवृत्ति वाला परिसंघीय संविधान कहा गया है। अब इसका अपन विश्लेषण कर लेते हैं कि दोनों विशेषताएं क्यों बताई गई हैं। तो भारतीय संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको संघात्मक और एकात्मक दोनों बनाती हैं एक साथ। तो अब देखते हैं अपन। देखो संघात्मक, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में ये कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो ये विशेषता क्या बताती है कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली है। और एकात्मक, कि संविधान को में भारत को राज्यों का संघ तो कहा गया है, लेकिन राज्यों को अपना अलग संविधान रखने की अनुमति नहीं है। एक ही संविधान का पालन करना पड़ेगा और संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता भी नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन राज्य को ये स्वतंत्रता नहीं है वो कि संघ से अलग हो जाए। फिर अगला, राज्यों व संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भी राज्य की शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस हिसाब से बंटवारा किया गया है। तथा तो इस बात से ये मालूम होता है कि राज्य की शक्तियां अलग हैं, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था है। और दूसरी बात, अगर संविधान में संशोधन करता है तो बहुत सारे संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनमें राज्यों का समर्थन आवश्यक है। बिना राज्यों के समर्थन के केंद्र सरकार अकेले लोकसभा में क्या नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये बात क्या बताती है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ ही ये जो गुण है कि भारत में एकल नागरिकता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है। एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका। अगर भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सर्वोच्च न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाओगे। तो पूरे देश की एकल न्यायपालिका है, जो कि ये बताती है कि भारत का शासन प्रणाली वो एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS की एग्ज़ाम लगती हैं, जितने भी, वो पूरे भारत या पूरे केंद्र सरकार के लेवल पे एक ही एग्ज़ाम होती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होती। इसलिए भारत जो अखिल भारतीय सेवाएं वो ये बताती हैं कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है। और एक जो गुण है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों में नियुक्ति, ये बताता है कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है। और इसके साथ ही देखो, भारतीय संविधान में राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। जैसे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ये क्या बताती है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान में आपातकाल में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। भारतीय संविधान आपातकाल में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब है कि ये सारी विशेषताएं बताती हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों हैं, और यही भारत की शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो अगर ये ऑप्शन होगी भारत की जनता, तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मुख्य तत्व क्या हो गया, भारत के लोग या भारत की जनता।
अतः भारत की जनता है, इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और अपनी जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित होती है। और अगर एक लाइन में कहें तो संरचना में भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है, या सामान्य रूप से संघात्मक है लेकिन आपातकाल में एकात्मक है। और संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संघ तथा राज्य दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अपन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को व्यवस्था की गई है? अगर ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएं, लोकतंत्रात्मक, दक्षतात्मक, संसदात्मक, तो इसका आंसर होगा संसदात्मक। भारतीय संविधान की मुख्य शासन प्रणाली है वो संसदात्मक है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या राज्य के निर्देशत्व है। तो जो जनता वाला ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च चीज़ है वो जनता है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो बी, सी और डी तो पंचशील के सिद्धांत हैं, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ये तो कोई कारण नहीं है। इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी सही है, भारत का संविधान संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए ये वृहद है।